सास की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था? गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं अभी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ, कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तू मायके? कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ, देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं,
किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो, गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वी लोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं। सास की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई, मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया।
ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमजोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम, बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या, खाने में इतना तेल, इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओह हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू, अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं समझ लूंगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आते ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी, आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी, मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा, तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना। इसलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, आच, आच, हे भगवान, ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? आच, ये घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठाऊं। माँ जी, आप कल रात भर सो नहीं पाई, तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई। नेहा, माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है।
माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो। बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो। वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन। सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है। आपका दिल भी कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमारी तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी तो मैंने अपने मामा से बात की, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे। तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी।